हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज से सबने प्रिपरेशन शुरू की होगी। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस क्लास में जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस, स्ट्रेटजी और 4 मंथ्स का प्लान क्या रहने वाला है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग वीडियो स्किप करते हो। आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक वीडियो देखना है, फिर आपको समझ आएगा हमें क्या करना है एग्जाम के ओरिएंटेड। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं, अपना सिलेबस देखेंगे जेकेपी कांस्टेबल का। पहले हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम बुक लिस्ट भी देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे अपनी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है इन 4 मंथ्स के लिए, और हमें एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है। तो अपने लेक्चर की हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन की, कितने मार्क्स हैं। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स हमारे पास हैं जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम में, वो है 100 मार्क्स। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ कितने यहाँ पे रहेंगे, वो रहेंगे 100, और टाइम कितना रहेगा 2 आवर्स, वो 120 मिनट्स रहेंगे यहाँ पे। तो अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करेंगे तो उसमें 25 मार्क्स टोटल है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बात करेंगे इंडिया रिलेटेड, तो उसमें भी 25 मार्क्स हैं। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, इसमें भी 10 मार्क्स हैं। और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 मार्क्स है, इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स में 15 मार्क्स है, तो टोटल ये 100 मार्क्स हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको यहाँ पे क्या रहनी चाहिए, जिस भी पोर्शन में मार्क्स ज़्यादा है वो पोर्शन आपको पहले कंप्लीट करना है, उसका सिलेबस आपको पहले ही कंप्लीट करना है। जैसे कि आपकी जनरल इंग्लिश में 25 मार्क्स है, तो अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे। और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया के उसमें 25 हैं, और जनरल नॉलेज JNK की। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जनरल नॉलेज इंडिया और जनरल नॉलेज JNK, टोटल यहाँ पे 35 मार्क्स है, और इंग्लिश के 25 मार्क्स है। तो एक कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा टोटल यहाँ पे 60 मार्क्स यही वाले हैं। फिर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी और बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, इसमें 40 मार्क्स टोटल हैं। तो फर्स्ट आप जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड JNK कवर करोगे, उसके बाद आप बाकी देखो, क्योंकि इनमें इनमें क्या है, मार्क्स ज़्यादा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हीं की होनी चाहिए, ये पहले आप कवर कर लोगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डिटेल सिलेबस इंग्लिश का। तो जनरल इंग्लिश में फर्स्ट आपको जो सिलेबस में है वो क्या है, आर्टिकल्स है। सेकंड क्या है, क्लास है। थर्ड है प्रोनाउंस। फोर्थ है होमोनाइम्स एंड होमोफोन्स। टेंसेस हैं, क्लासेस हैं, पंक्चुएशन है, सिनोनिम्स हैं, एनालॉजीज हैं, इडियम्स है, फ्रेजेस है, और प्रीपोजिशंस हैं। तो इसके लिए बेस्ट बुक रहेगी, कोई भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे SSC CGL के, वो बुक आप ले सकते हो, और उसमें थोड़ा बहुत थ्योरी भी दिया होता है। तो वो बुक यहाँ पे बेस्ट रहेगी, जो SSC CGL SSC GD के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी यहाँ पे आप प्रैक्टिस करो आराम से, तो यहाँ पे आपकी सिलेक्शन, तो आपका सारा इंग्लिश उससे कवर हो जाएगा। यहाँ तो एक बुक आती है GD बख्शे की, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल इंग्लिश, शायद उसका नाम है, वो भी आप यहाँ पे ला सकते हो इस पोर्शन के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया के, जो यहाँ पे सिलेबस में है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या दिखना है, जो इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या इवेंट्स हैं कुछ भी, वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो पहले मैं बुक की बात करूँगा, तो यहाँ पे आप लूसेंट जनरल नॉलेज या तरुण गोयल की जनरल नॉलेज ला सकते हो। फिर आपको देखना है जो इंपॉर्टेंट डेट्स है हिस्ट्री में, जैसे क्या बोलते हैं, बाइकआउट मूवमेंट कब हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ है, चौराई चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, ऐसे वो डेट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, और इवेंट्स जो हुए थे, क्या क्या हुए थे हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो उसके बाद है फर्स्ट इन द वर्ल्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड डिस्कवरी, जो फर्स्ट डिस्कवरीज हुई है वर्ल्ड में, जैसे कि एरोप्लेन है, या बल्ब किसी ने बनाया है, सपोर्ट्स में फर्स्ट कौन आया था, फर्स्ट वर्ल्ड कप किसने जीता था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। और फर्स्ट इन इंडिया आपको भी है एडवेंचर है, सपोर्ट्स एंड डिस्कवरीज है, जो इंडिया में डिस्कवरीज होंगी, जो पहली पहली डिस्कवरीज हुई होंगी फर्स्ट, और सपोर्ट्स में भी किसने क्या किया है, वो यहाँ पे इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो, पॉलिटिक्स बेस्ड हो, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो, जियोग्राफिकल सपोर्ट्स, हिस्ट्री, तो ये आप पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़ इंडिया बेस ही पढ़ोगे, वर्ल्ड बेस पे नहीं पढ़ोगे। और यहाँ पे द न्यूज़पेपर वर्ल्ड, जो करंट डेलीज एंड वीकली डेलीज ऑफ इंडिया है, जो वर्ल्ड की और इंडिया की भी है, वो आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, जो जनरल बुक्स एंड ऑथर्स हैं, तो ये भी आपको जनरल नॉलेज में निकल जाएगा, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो फेमस प्लेस इन इंडिया, जैसे कि टूरिस्ट प्लेस है, कहीं पे टेम्पल है जो फेमस है, या कहीं पे कोई मोनूमेंट है वो फेमस है, उनके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो लैंग्वेजेस, जो इंडिया में वास्ट लैंग्वेजेस है, जो ट्राइबल ट्राइबल लैंग्वेजेस है, वो भी यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो कैपिटल एंड करेंसीज भी, आपकी जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उनकी कैपिटल्स और करेंसीज भी यहाँ पे आपको पढ़नी है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, UN जो है, वो भी यहाँ पे आपको डीप में पढ़ना है। तो वीटो पावर किन के पास है, परमानेंट मेंबर्स कौन है, जो टेम्परेरी मेंबर्स हैं, 2026 में कौन कौन से मेंबर्स आए थे,
तो ये यहाँ पे सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या है ह्यूमन के, वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो सारक के बारे में आपको पढ़ना है, सारक क्या है, असीन एवरीडे साइंस में है, जो एवरीडे हम यूज़ करते हैं साइंस में, जो इसको हम डे टू डे साइंस बोलते हैं, वो भी आपको किसी भी जनरल नॉलेज चाहे लूसेंट की हो या तरुण गोयल की, उसमें निकल जाएगा। तो वर्ल्ड फेमस अवार्ड है, एक तो साइंस में कौन सा वर्ल्ड फेमस अवार्ड चल रहा है, जैसे नोबेल प्राइज़ है एट्सेट्रा, और सपोर्ट्स में क्या क्या जो इनाम दिए जाते हैं वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो नेशनल अवार्ड्स में अगर हम इंडिया की बात करें तो नेशनल अवार्ड्स में इंडिया के आएंगे, जो साइंस में देते हैं, लिटरेचर में सपोर्ट्स हैं, जैसे भारत रत्न है, पद्मश्री है, वही अवार्ड्स आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। तो वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट्स के बारे में भी, जैसे रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ, क्रिकेट का कोई वर्ल्ड कप हुआ होगा, टेनिस या बैडमिंटन कुछ भी हुआ होगा, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखनी है। तो फिर आते हैं हम इंडियन जियोग्राफी के ऊपर। इसमें फर्स्ट जो आपको पढ़ना है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, और फिर इंडियन पॉलिटी से आपको पढ़ना है, इंडियन जो पॉलिटी है उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, फॉर्मेशन कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है या नीति आयोग है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कोalition गवर्नमेंट कब बनती है, जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, और इसमें आप पार्टीज के भी बारे में कुछ पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकते हैं। और फिर एक और टॉपिक है, ये क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, इंडियन जियोग्राफी से ही बिलोंग करता है, जैसे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड एंड इंडिया, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स है वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल लेवल। तो करंट इवेंट्स और नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स से हार्डली यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आप स्किप भी कर सकते हो, अगर पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो। तो एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये इंडियन इकोनॉमी का पार्ट रहता है। तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी पढ़ना है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं, सेंटर की स्कीम्स हैं, वो उनके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो इंडियन फॉरेन ट्रेड भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब आते हैं हम जो जे की जनरल नॉलेज है, इसमें फर्स्ट है जो एब्रीवेशन है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इंडियन हिस्ट्री में होंगे, पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनालिटी जो जे से होंगे, अचीवमेंट्स, कंट्रीब्यूशन नेशनल इंटरनेशनल। फिर आपको इंडियन, अगर हम जे जियोग्राफी की बात करेंगे तो उसमें आपको वेदर के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट के बारे में, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, देयर इम्पैक्ट ऑन जे की इकोनॉमी क्या है, रिवर्स एंड लेक्स जो इंडियन जे की जियोग्राफी का हिस्सा है, वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ जे हिस्ट्रिकल प्लेस ऑफ जे एंड देयर इंपॉर्टेंस, आरटीए एक्ट, इंडस वाटर ट्रीटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, तो ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, करंट इवेंट्स ऑफ लोकल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स जो होंगे वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है जे के जनरल नॉलेज में। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के ऊपर। तो इसमें क्या है, दो पोर्शन है, फर्स्ट इसमें मैथ पोर्शन है और सेकंड क्या है, रीजनिंग पोर्शन है। तो मैथ पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो बेसिक अर्थमेटिक, इसमें जो टोटल मार्क्स है दोनों में, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग में 25 मार्क्स हैं। तो मैथ पोर्शन की बात करेंगे तो इसमें आपको बेसिक अर्थमेटिक है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मैथमेटिकल रीजनिंग, बेसिक अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, और डेसिमल फ्रैक्शंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ट्रिग्नोमेट्री और सिंप्लीफिकेशन। ये सारा आपको 10th लेवल तक ही पढ़ना है, जो 10th बेस है मैथमेटिक्स वहीं तक लेवल रखनी है, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन में नहीं जाना है। तो बात करेंगे न्यूमेरिक रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या है, फर्स्ट क्या है, जो नंबर सीरीज, जो सीरीज हम पढ़ते हैं उसमें लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन टेस्ट जो होता है वो पढ़ना है यहाँ पे। और बात करेंगे आगे ब्लड रिलेशंस की, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इसका टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग है, सिक्वेंशियल आउटपुट रेसिंग है, असर्शन है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो रीजनिंग में है वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो लास्ट पोर्शन जो है इसमें वो क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पोर्शन में आपको 10 मार्क्स चाहिए, या आप लास्ट में प्रिपेयर करोगे, क्योंकि फर्स्ट जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसमें आप जिस पोर्शन में ज़्यादा मार्क्स है वो पहले कवर करो, उसकी रिवीजन करो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, फिर जो जिसमें कम मार्क्स है वो आप लास्ट में भी प्रिपेयर करो। तो यहाँ पे क्या आप कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, जैसे कि कंप्यूटर के बेसिक्स है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ना है, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग डिवाइस। तो यहाँ पे मैं सबको बोलूँगा जो एफए के लिए भी पढ़ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, जेके के लिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा डीप पढ़ना, और स्टोरेज के बारे में भी थोड़ा डीप पढ़ना, और एमएस एक्सेल के भी बारे में जाना। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में जैसे वायरस हैं, साइबर सिक्योरिटी है, वो यहाँ पे आपको पढ़नी है। तो ईमेल एंड इंटरनेट यूजेज के बारे में पढ़ना है, और सर्च इंजन जैसे गूगल है, याहू है,
ये जो सर्च इंजन है हमारे पास, ये आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो ये था सारा सिलेबस हमारा, जो हमारे पास सिलेबस है, तो यही हमने पढ़ना है। तो 4 मंथ्स में आपको मिनिमम टाइम जो स्पेंड करना है पढ़ाई पे, वो आपको 8 to 10 आवर्स। जिस भी बंदे को खुद की सिलेक्शन करवानी है, वो 8 to 10 आवर्स कंटिन्यूसली पर डे पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी रखनी है, हार्ड वर्क करना है। और जो मेन यहाँ पे हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा रहता है जिससे सिलेक्शन होती है, वो होते हैं रिवीजन। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस करोगे कंप्लीट, फिर 1 या 2 रिविजन करोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की होगी, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो वो बेकार सब जाएगा लास्ट में, क्योंकि एग्जाम में आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो जितने आप रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं यहाँ मान के चलता हूँ, जिसने भी तकरीबन 10 रिविजन किए होंगे इस पूरे सिलेबस के, उसकी सिलेक्शन ईजिली हो जाएगी, और उसके मार्क जो है 100 से ऊपर, चाहे वहाँ पे फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, या ओल्ड पैटर्न वाला क्वेश्चन आए, या न्यू पैटर्न वाला क्वेश्चन आए, वो इजीली कर सकता है। क्योंकि जो न्यू पैटर्न है, वो क्यों हम वहाँ पे उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उतने रिविजन्स नहीं किए होते हैं, और वैसे नहीं पढ़ा होता है। तो हम कैसे पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं टू द पॉइंट अभी तक। क्योंकि जे के भी जो ओल्ड पैटर्न था, उसमें भी क्वेश्चंस पूछ रही थी जो टू द पॉइंट ही थे, जैसे कोई डेट पूछ लिया, कोई इवेंट पूछ लिया, डायरेक्ट ही पूछते थे। अब क्या है, ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसमें लॉजिक लगता है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और मैच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें भी डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, जितना आप रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4 मंथ से आपके पास ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि जिसमें आप 8 to 10 आवर्स पर डे पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। इस साल इतनी रिक्वायरमेंट आई थी, पोस्ट्स भी इसमें अच्छे खासे हैं, क्योंकि 2027 में कोई भरोसा नहीं है, इतने पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट होगी। हाँ, पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट होगी, वही 10-12 पोस्ट पर एडवर्टाइजमेंट में आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, बम्पर वैकेंसीज एक साथ आ रही है। तो ये 2026 में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये 4 मंथ्स आपको दिन रात एक करके मेहनत करके इन पोस्ट में सिलेक्शन खुद की करवानी है। तो आप सिलेक्शन कैसे करोगे, फर्स्ट तो आपको सिलेबस कवर सारा करना है इन्हीं 4 मंथ्स में। तो फर्स्ट जो है 2-2.5 मंथ्स में सिलेबस पूरा कवर कर लो, उस 2.5 मंथ के बाद फिर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस और रिवीजन कंटिन्यू करो। तो एक एक पोर्शन के मिनिमम 10 रिविजन करो, फिर आपको याद रहेगा हमने क्या पढ़ा था, एग्जाम में भी फिर याद आएगा हमने क्या पढ़ा है वहाँ पे, तो क्या यहाँ पे आंसर आ सकता है। क्योंकि सारा मैटर यहाँ पे रिवीजन का है। पढ़ता हर कोई है, मेहनत हर कोई करता है, तो सारा जो गेम यहाँ पे है वो रिवाइज करने का है। जो जितना रिवीजन करता है उसके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। तो हम कल से यहीं पे क्लास शुरू करेंगे, जैसे कि एफए के लिए क्लास है, कल से या ट्यूसडे से हम कंटिन्यू क्लास यहीं से करेंगे, क्योंकि हम सेटअप का वेट कर रहे हैं। सेटअप आएगा तो हम उसको लगा के फिर क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं इतना बोलूँगा कि दिन रात मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे कंटिन्यूस वीडियो आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, और जो पीडीएफ्स रहेंगी, मॉक टेस्ट रहेगी या एमसीक्यूज की पीडीएफ्स रहेंगी, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम सक्सेस अड्डा पे सब हर एक के लिए फ्री प्रोवाइड कर दूंगा।